चलिए शुरू करें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम जो है शुरू कर रहे हैं हमारा आज का सेशन गुलाम वंश या ममलूक वंश के नाम से ये जाना जाता है। देखो, ममलूक वंश 1256 से लेके 1206 से 1290 तक लगभग 84 वर्ष, आप देखिए 84 वर्ष का इसका शासन था। यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है ना। दिल्ली सल्तनत का ये पहला वंश था, संस्थापक वंश है। इसके बाद में जो अगला वंश आपको दिल्ली सल्तनत में मिलता है वो है खिलजी वंश, है ना, जिसमें आप अलाउद्दीन खिलजी को देखते हैं। तो ममलूक वंश के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। कब से कब तक? 1206 से लेकर 1290 तक 84 वर्षों का ये इतिहास है। अब इसके नाम को लेकर भी कई सारे जो है विवाद हैं। आपको बता दूं, कुछ लोग मानते हैं इसका नाम गुलाम वंश, इसे गुलाम या दास वंश के नाम से भी जाना जाता है, गुलाम या दास वंश। ठीक है। दूसरी तरफ कुछ लोग इसे ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसे इल्बरी तुर्क के नाम से भी जानते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अलग अलग नाम से आप इस वंश को जानते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि भारत में जब तराइन का युद्ध हुआ था, तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गौरी को पराजित करके जीता पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में, और उसके बाद तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ, पृथ्वीराज चौहान को उसने पराजित किया। ठीक है। तो मोहम्मद गौरी ने जब भारत में जीत हासिल की तो 1206 में उसने अपना उत्तराधिकारी जो है नियुक्त किया कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक वही व्यक्ति था जिसने मोहम्मद गौरी को उसके इस विजय अभियान में बहुत सहायता की थी, वो उसका गुलाम था। तो तुर्की आक्रमण के पश्चात भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिसमें अलग अलग शासकों ने शासन संभाला। एकदम स्टार्टिंग से मैं आपको सब कुछ समझा रहा हूं। सबसे पहला नाम किसका आता है? सबसे पहला नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था और उसके कई गुलामों में से एक था। उसके और भी गुलाम थे, यल्दोज, कुबाचा जैसे कुछ और भी थे, पर ये प्रमुख नाम था। इसी ने ममलूक वंश की नींव रखी और इसी वंश को दास वंश के नाम से, मतलब गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर बच्चे इसको इसी नाम से जानते हैं, गुलाम वंश के नाम से। लेकिन कई सारे इतिहासकार इसे गलत मानते हैं। उनका मानना है कि ममलूक वंश ज्यादा सही है दास वंश की जगह। आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं कि ममलूक और दास में अंतर होता है। दास दरअसल वो होता है या गुलाम वो होता है जो जन्म से गुलाम होता है, मतलब पैदा ही गुलाम के तौर पर हुआ था, दास के तौर पर हुआ था। ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता भी गुलाम रहे हों, दास रहे हों, और उनकी संतान, उसे आप एक दास कहेंगे, गुलाम कहेंगे। दूसरी तरफ ममलूक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता जो है वो गुलाम नहीं थे, लेकिन बेटा जो है वो गुलाम बन गया किसी कारण से, किसी परिस्थिति से, तो ऐसे व्यक्ति को ममलूक कहते हैं। तो ये डिफरेंस है ममलूक और गुलाम में। आ रहा है समझ में? तो इतिहासकारों का ये मानना है कि ये वंश जो है ना ममलूक वंश के नाम से जाना चाहिए, दास वंश या गुलाम वंश के नाम से नहीं, क्योंकि ये जन्मजात दास नहीं थे। जैसे आप देखोगे ना कुतुबुद्दीन ऐबक या ये जो भी आप इस वंश में नाम देखोगे, ये जन्म से दास नहीं थे। तो इसीलिए वंश का नाम ज्यादातर लोग क्या मानते हैं? आया समझ में कि नहीं? इस वंश को ज्यादातर लोग ममलूक वंश के नाम से जानते हैं या इसे ममलूक वंश के नाम से जो है पहचानते हैं। दास या गुलाम वंश वो स्वीकार नहीं करते, वो लिए गलत, टेक्निकली थोड़ा सा गलत हो जाता है और कुछ नहीं। कुछ इतिहासकार इसे इल्बरी वंश भी कहते हैं। इल्बरी वंश कहने का कारण है कि अधिकांश शासक जो थे वो इल्बरी तुर्क थे। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सारे इल्बरी तुर्क थे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक वो इल्बरी तुर्क नहीं था, मतलब ये इल्बरी तुर्क कहलाना या इल्बरी वंश कहलाना भी गलत है। तो आखिरकार इस वंश का सही नाम क्या है? गुलाम, ममलूक या इल्बरी? सही है ममलूक। तो इसीलिए ज्यादातर इतिहासकार दिल्ली सल्तनत के पहले वंश को, जो 1206 से लेकर 1290 तक हमको दिखाई देता है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन जैसे सुल्तान आते हैं, इस वंश को ममलूक वंश के नाम से ही आप लोगों को
समझना है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये मैंने आपको नाम वाला मामला भी समझा दिया। अब शुरुआत करते हैं इस वंश की। तो इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। मैंने अभी आपसे कहा कि ये मोहम्मद बिन गौरी या मोहम्मद बिन साम जो था उसका गुलाम था। तराइन का युद्ध जीतने के बाद जब मोहम्मद गौरी के पास भारत का कुछ हिस्सा आया तो इसने अपना उत्तराधिकारी जो है 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया। ठीक है, यही से ममलूक वंश की नींव पड़ती है। कब की बात है? 1206, है ना। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक को सिंध और मुल्तान का छोड़ के भारत का जो इलाका मोहम्मद गौरी ने जीता था वो सारे इलाके का उत्तराधिकारी इसको बना दिया गया, क्योंकि इसके कुछ और भी गुलाम थे, यल्दोज, कुबाचा। तो इसने क्या किया? अपने गुलामों में अपना पूरा साम्राज्य बांट दिया। ठीक है, देखो, सिंध और मुल्तान को छोड़ दे तो पूरे उत्तर भारत का जो इलाका था, जैसे सियालकोट, लाहौर, अजमेर, झांसी, दिल्ली, मेरठ, अलीगढ़, कन्नौज, बनारस, बिहार, लखनौती, ये जो इलाका था ये कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त हुआ। ये यहाँ का सुल्तान बना। अब यहां से हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक का इतिहास शुरू करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसे लाख बख्श भी कहते हैं, लाखों का दान करने वाला। कई लोग इसे इस नाम से भी जानते हैं। हालांकि था ये गुलाम, पर बहुत सोचने वाली बात है कि गुलाम जैसे, गुलामों की स्थिति बहुत खराब होती थी उस जमाने में। गुलाम जैसे साधारण से जो है जीवन से एक व्यक्ति सुल्तान के पद तक जाता है, निश्चित रूप से वो उसकी योग्यता दिखाता है। हर किसी की बस की बात नहीं होती। मतलब जैसे चपरासी से जो है आप एक राष्ट्रपति तक का सफर तय करते हैं, ये कुछ ऐसा था। तो इसने जो है उसके उत्तराधिकारी के तौर पर भारत का काफी सारा हिस्सा संभाला। हालांकि जो कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी के और भी गुलाम थे, यल्दोज और कुबाचा, उनसे हमेशा इसको जो है प्रॉब्लम होती रही। क्योंकि वो तो एक ही बात है कि 3 लोगों में बंटवारा होगा तो लड़ाई तो होती है ना। तो इसको चुनौतियां तो मिली। शुरुआत से आप देखोगे इसको उत्तराधिकार युद्ध की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। किससे? यल्दोज और कुबाचा। लेकिन इसने क्या किया? इसने बहुत दिमाग से काम लिया और इसने अपने दोनों प्रतिद्वंद्वियों से वैवाहिक संबंध जोड़ लिए। मतलब उनको अपना संबंधी बना लिया, है ना। पुरानी बॉलीवुड की मूवीज में नहीं बोलते थे, आपने सुना होगा, आइए क्यों ना हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लें। तो इसने वही किया, अपने साथियों के साथ में जो है रिश्तेदारी कर ली। सबसे पहले इसका जो एक प्रतिद्वंदी था ताजुद्दीन यल्दोज, जो कि मोहम्मद गौरी का एक और गुलाम था, उसकी बेटी से शादी कर ली। मतलब यल्दोज को अपना ससुर बना लिया, उसका दामाद बन गया। तो एक गुलाम के साथ तो ये मामला, अब वो पारिवारिक वाला मामला हो गया। दूसरा था कुबाचा, अपनी बहन की शादी नासिरुद्दीन कुबाचा, ठीक है, नासिरुद्दीन कुबाचा से कर दी, जो एक और गुलाम था मोहम्मद गौरी का, उसको अपना जीजा बना लिया। मतलब एक जो इसका प्रतिद्वंद्वी है उससे इसने क्या किया? उसको अपना ससुर बना लिया, उसका दामाद बन गया, और दूसरे को अपना जीजा बना लिया, है ना। वो कहते हैं ना, वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो कुछ ऐसी ही रणनीति पर चल रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक। वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाने वाली बात यहां पर दिखाई देती है। तो ये दोनों से इसने जो है पारिवारिक रिश्ता जोड़ लिया। ये सिंध का प्रभावी था, है ना, तुर्की दास, और अपनी बेटी की शादी एक तुर्की दास या गुलाम इल्तुतमिश के साथ कर दी। तो इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है शुरुआत की। हालांकि ये मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी था, ये अपने आप में सुल्तान था, लेकिन कभी भी इसने अपने आप को सुल्तान माना ही नहीं। ठीक है, ये हमेशा अपने आप को गुलाम ही मानता रहा, या एक प्रकार से आप कहें कि प्रतिनिधि मानता रहा मोहम्मद गौरी का। ये शासन तो ले लेता है अपने हाथ में, लेकिन इसने ना तो अपने नाम के सिक्के चलवाए, ना ही खुतबा पढ़वाया। उस समय क्या होता था कि जब कोई व्यक्ति सुल्तान बनता था ना, तो भाई सुल्तान बना है तो उसके नाम के सिक्के चलवाएगा, ताकि लोगों को पता चल जाए कि नया सुल्तान कौन है, और इतिहास में भी वो चीज अमर हो जाएगी। दूसरा, खुतबा पढ़ाना, तारीफ वगैरह, प्रशंसा वगैरह में अपने जो है चीजें करवाना, कुछ भी नहीं करवाया, क्योंकि अपने आप को कभी सुल्तान नहीं माना। इसने मलिक और सिपह सालार की उपाधियां जो है धारण की, कभी भी सुल्तान की पदवी धारण नहीं की। आप मेरी बात समझ रहे हो? मतलब एक व्यक्ति जो गुलाम था वो गुलाम ही रहा, कभी भी मालिक नहीं बना। वो सुल्तान की उपाधि जो है धारण नहीं करता है।
वो अपने आप को गुलाम ही मानता है, और इसीलिए क्या करता है, सिपह सालार या मलिक जैसी उपाधियां कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण की। सुल्तान की, ध्यान रखना, ना तो सुल्तान की पदवी मतलब उपाधि धारण की, ना अपने सिक्के चलवाए, ना खुतबा पढ़वाया, कुछ भी ऐसा नहीं किया जो एक सुल्तान करता है, मतलब नाम मात्र का सुल्तान आप इसे कह सकते हैं। 1206 से लेकर 1210 तक 4 साल का इसका पूरा मामला रहा, क्योंकि 1210 में ऐसा कहते हैं कि चौगान मतलब पोलो जो होता है वो खेलते समय लाहौर में ये घोड़े से गिर के घायल हो गया और इसकी मृत्यु हो गई। दरअसल इसने लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाया था। उस समय तक ममलूक वंश जो है ना, ममलूक वंश का शासन उधर लाहौर तरफ से उधर ही चलता था। तब दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया गया था, केंद्र नहीं बनाया गया था, तो लाहौर से ही ये जो है शासन करता रहा, वही इसकी राजधानी। तो देखो, इसने लाहौर से शासन का संचालन किया और लाहौर को ही अपनी राजधानी भी बनाया। ये पूछा भी जाता है ना, दिल्ली सल्तनत का नाम मात्र का सुल्तान जिसकी राजधानी लाहौर थी। 1210 में मैंने आपको बता भी दिया, पोलो खेलते समय घोड़े से गिर गया और इसकी मृत्यु हो गई, है ना। इसके बाद लगभग 1 साल के लिए बीच में आपको मिलेगा आराम शाह। आराम शाह नाम का एक शासक, कई लोग तो इसे आराम शाह को इसका बेटा मानते हो, कई लोग नहीं मानते, जो भी हो, पर आराम शाह को जो है फिर बनाया गया अगला सुल्तान। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक एक योग्य सेनापति, इस मामले में तो कोई शक नहीं है। मोहम्मद गौरी के विजय अभियानों में इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक गुलाम के पदवी से लेकर सुल्तान तक जो है ऊपर गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। फिर अचूक तीरंदाज था, साहसी था, प्रतिभाशाली था, है ना। एक गुलाम की अवस्था से उठकर सुल्तान तक जाना, वो बताता है इसकी योग्यता और प्रतिभा को। इस सबसे बढ़कर कहीं ना कहीं कुतुबुद्दीन ऐबक थोड़ा सा नैतिक भी आप कह सकते हैं कि नैतिक भी था। और नैतिक इसलिए था क्योंकि देखो, हमने देखा है अक्सर समय पलटने के बाद लोग बदल जाते हैं, वक्त अच्छे अच्छे लोगों को बदल देता है। जो लोग आज आपके सामने हाथ पैर जोड़ रहे होते ना, कल वही लोग वक्त बदलने पर आपको आंखें भी दिखाते हैं। वही लोग जो कल हाथ जोड़ रहे थे वो हाथ चलाते भी हैं। इस व्यक्ति को आप देखो कि ये हमेशा जो है अपने आप को गुलाम ही मानता रहा। ये चाहता तो सुल्तान की पदवी धारण करता, सुल्तान कहलाता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। ये इसकी नैतिकता थी, ठीक है। मोहम्मद गौरी को ही इसने क्या किया, इसने अपना शासक माना, अपना उसको सिर्फ अपना जो है अपने आप को उसका प्रतिनिधि मानता है। तो इस तरह से ये योग्यता और प्रतिभा थी। इसने साम्राज्य विस्तार से ज्यादा ध्यान इसके सुदृढ़ीकरण पर दिया। दरअसल मोहम्मद गौरी ने जो इलाका जीत लिया था, सबसे बड़ी चुनौती कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने ये थी कि इसको कैसे मजबूत किया जाए। भाई वो जमाना ऐसा था कि आज आपको ये इलाका जीतो और परसों आपके हाथ से वापस निकल जाए। कोई गारंटी नहीं है कि आपने कोई इलाका जीता हो तो आप उसके ऊपर हमेशा शासन करते रहोगे। बहुत चुनौतियां होती थी, और इसको सबसे बड़ी चुनौती तो इसके अपने ही लोगों से मिल रही थी। जो मैंने आपसे कहा ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ मोहम्मद गौरी के और भी गुलाम थे, यल्दोज और कुबाचा, तो इसको सबसे बड़ी चुनौती तो घर से ही मिल रही थी। हालांकि मैंने आपको यह भी बताया कि इसने कितनी समझदारी के साथ में उनका सामना किया। यल्दोज की बेटी से शादी की, कुबाचा के साथ अपनी बहन ब्याह दी, तो अलग अलग प्रकार से इसने उन सभी परेशानियों का सामना किया। आ रहा है समझ में? थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि हमको पूरा गुलाम वंश कवर करना है भाई, है ना। आपको पता है थोड़ा सा तेजी से चलना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास और भी काफी सारा जो है बात करने के लिए कंटेंट है आज। तो यल्दोज और कुबाचा के साथ जो इसने नीति अपनाई, ये दिखाती है इसकी राजनीतिक कुशलता। अब इसने भारत में निर्माण भी करवाए। जैसे भारत में इंडो इस्लामिक वास्तुकला की हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि भारत की कुछ प्रारंभिक मस्जिदों में से कुव्वतुल इस्लाम का इसने निर्माण करवाया। कुव्वतुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का शासक, इस्लाम का शासन, है ना, इस्लाम का शासन। भारत में इस्लाम की विजय के प्रतीक के तौर पर, है ना, इस्लामी शासन की स्थापना के तौर पर इसने ये एक प्रकार की जो मस्जिद का निर्माण करवाया। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद आपको पता है दिल्ली में है, और ऐसा माना जाता है कि पहले जो है ये जैन और हिंदू मंदिरों का खंडर था, तो जैन और हिंदू मंदिरों के खंडर पर इसका निर्माण करवाया गया। उसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में बनवाया है, माना जाता है संस्कृत विद्यालय हुआ करता था पहले, उसकी जगह इसने वो बनवाया।
कुतुब मीनार को आप कैसे भूल सकते हैं? कुतुब मीनार जो भारत में इतनी फेमस है, काफी सारे लोग घूमने जाते हैं दिल्ली में। कुतुब मीनार की नींव भी इसने डाली, यहाँ तक कि उसकी पहली मंजिल भी इसने बनवाई। कुतुब मीनार का नाम ही इसके नाम पर पड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर। बाद में इल्तुतमिश ने उसकी 3 मंजिलें और बनवाई। आपको पता है कि भारत में वास्तुकला की जब बात आती है, स्थापत्य की, तो मध्यकालीन वास्तुकला स्थापत्य कला में आप कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद पढ़ते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा पढ़ते हैं, आप कुतुब मीनार पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपसे जो है पूछी भी जाती है एग्जाम में। तो इसकी अगर बात करें तो एक निर्माता भी था, एक उदार शासक था, और इसीलिए लाख बख्श, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इसे लाख बख्श कहा गया क्योंकि ये दान करता था। ऐसा कहा जाता है, लाखों का दान करता था, है ना, लाखों का दान करने वाला, लाख बख्श। सैन्य योग्यता के साथ साथ साहित्य कला प्रेमी भी था, जो मैंने आपको बताया। 2 मस्जिदें, कुव्वत उल इस्लाम जो दिल्ली के मेहरौली में है, कुतुब मीनार परिसर में, और 2.5 दिन का झोपड़ा जो राजस्थान में अजमेर में है, दोनों का निर्माण, हालांकि दोनों विवादास्पद हैं कि ये जो है दूसरे पुरानी इमारतों को तोड़ के उनकी जगह बनवाए गए हैं। तो ये इसके काल की कुछ खास बात। कुतुब मीनार जो आप सामने देख पा रहे हैं, इसी के नाम पर है ना, देखो आप, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में, है ना, सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनका भी नाम कुतुब था, इसका नाम भी कुतुब है। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में इसने ये मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, इसकी नींव रखी, पहली मंजिल बनवाई, लेकिन बाद में जो नहीं करवाया, देखो ये पहली जो मंजिल है ना, यहां तक का निर्माण ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यहां से ऊपर का जो ये निर्माण है, यहां तक, ये जो है इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया है। समझ रहे हो? ठीक है। ये बाकी की 3 मंजिल, 1 2 3, ये ऊपर, फिर ऊपर वाली जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की द्वारा। तो ये कुतुब मीनार की नींव इसने रखी है कि पूरा नहीं करवाया, पूरा करवाने का काम जो है वो इल्तुतमिश ने करवाया। तो ऐबक की मृत्यु हो गई सिर्फ 4 साल में, और इसके बाद में जो मैंने आपको नाम बताया, कौन था? आराम शाह। आराम शाह को कुछ लोग इसका पुत्र मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन था एक अयोग्य शासक, लंबे समय नहीं, सिर्फ 1 साल तक रहा। सैनिक वर्ग में असंतोष, साधारण जनता में अशांति और उपद्रव रोकने के लिए लाहौर के सरदारों ने, जो इसकी राजधानी थी, उन्होंने इसके बेटे आराम शाह को गद्दी पर बैठाया। हालांकि इस मामले में विवाद भी है, ठीक है। दुर्भाग्यवश आराम शाह कमजोर और अयोग्य शासक था, तो लोगों ने उसे अपना शासक मानने से मना कर दिया। इसीलिए दिल्ली की गद्दी पर बैठने का निमंत्रण भेजा गया कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को, जो उसका गुलाम भी था और दामाद भी था। उसने अपने एक गुलाम इल्तुतमिश से अपनी बेटी की शादी कर दी थी। तो इल्तुतमिश को निमंत्रण भेजा गया कि आप आइए और आप दिल्ली की गद्दी को संभालिए। चूंकि आराम शाह में दम नहीं था, मैंने आपसे कहा ना, वो योग्य नहीं था, तो वो नहीं संभाल सकता था। इसीलिए जो है उसको हटाने के लिए लोग चाहते थे कि उसका दामाद जो है वो भी तो योग्य था, इल्तुतमिश भी काफी योग्य माना जाता है, वो गद्दी पर बैठे, जिसे अल्तमस भी कहते। तो इल्तुतमिश ने निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और दिल्ली के निकट उसने आराम शाह को परास्त किया। अब सीधी सी बात है कि अगर एक को हटा के दूसरा आएगा तो पहले वाले को हराना पड़ेगा। तो आराम शाह को पराजित करके और दिल्ली की गद्दी पर बैठता है इल्तुतमिश। आराम शाह का शासन बहुत कम समय के रहा और उसके बाद इल्तुतमिश ने दिल्ली की सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब देखो, इल्तुतमिश के बारे में आपको बता दूं कि इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा गया है, क्योंकि ये एक गुलाम का गुलाम था। अपने आप में आप देखो ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, गुलामों का गुलाम, है ना। और दूसरी बात आपको बताऊं कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, जो मैंने आपको अभी बताया। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक यही व्यक्ति माना जाता है। समझ गए आप लोग? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक यदि कोई आपसे पूछे तो वो वास्तविक संस्थापक यही था, क्योंकि ये पहला सुल्तान है जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक या आराम शाह दोनों ने लाहौर से शासन किया, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। ये पहला सल्तनत का शासक था जिसने दिल्ली को राजधानी बना के यहां से शासन किया। और दूसरा, इसने काफी बड़ा जो है विस्तार भी किया। जो इलाका इसको कुतुबुद्दीन ऐबक से प्राप्त हुआ, यहाँ मैप में अगर आप देखोगे तो ये जो इलाका शेडेड है ना,
ये इलाका कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में आता था। देखो ये इतना इलाका कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में आता था। अब यहाँ आप देख सकते हो कि इसके अलावा बहुत सारा आपको कलर और दिखाई दे रहा होगा। ये इल्तुतमिश का इलाका, ये इलाका इल्तुतमिश ने बढ़ा दिया। इतना इलाका उसको ऐबक से उत्तराधिकार में मिला और उसने जो है यहाँ सिंध नदी के ऊपर देखो पेशावर और ये यहाँ इतना बड़ा इलाका जो है अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। आया समझ में कि नहीं आया? तो 1211 से लेकर 1236 तक, 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक, 10 से लेकर 11 के बीच में आराम शाह और 11 से लेकर तो 1236 तक इल्तुतमिश का जो है शासन रहा। ये एक इल्बरी तुर्क था, है ना। कई सारे लोग जो मैंने कहा ना शुरू में ही कि इस वंश को इल्बरी वंश के नाम से भी जानते हैं, पर वो भी गलत है क्योंकि सारे शासक इल्बरी तुर्क नहीं थे। ये था कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था। क्या नाम से जाने? तो इस वंश को ममलूक वंश के नाम से जाना जाता है, वही सही है, उसी नाम से जाना जाना चाहिए। गुलाम वंश भी टेक्निकली गलत है, दास वंश और इल्बरी वंश भी गलत है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वो बदायूं का सूबेदार, मतलब उस समय गवर्नर को सूबेदार कहते थे, आपको पता ही होगा। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जो मैंने आपसे कहा। और उसका कारण यही है कि ये व्यक्ति लाहौर से जो है राजधानी कहां लेकर आया? लाहौर से राजधानी दिल्ली लेकर। इज दैट क्लियर? समझ गए? इसने लाहौर की बजाय दिल्ली को राजधानी बनाया और इसे क्या कहा गया? गुलामों का गुलाम। चलो आगे बढ़े। अब इसको भी कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो इसको भी कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे हमें करना पड़ रहा है। यहाँ पर देखो हमारा टेक्स्ट ऊपर चला गया है, तो बीच बीच में जीवन में है ना ऐसी चुनौतियां आपके आती रहेंगी, बस उसको कैसे हैंडल करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा बैक करेंगे, है ना। बैक करके हम इस टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, इसके साइज को, और हमारा जो है मामला बढ़िया हो गया। ये लो। तो चुनौतियां तो जीवन में आती रहती हैं, सही है कि नहीं? आपके जीवन में भी आएंगी, मेरे जीवन में भी आती है। तो इसे कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। खास करके जो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथी थे, मोहम्मद गौरी के दूसरे गुलाम यल्दौज और कुबाचा, उनसे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का मामला तो ठीक था, लेकिन इनके साथ थोड़ा सा इशू आ गया। किसके साथ? इल्तुतमिश के साथ नहीं बनी भाई, वो मामला पूरा दूसरा था। तो इसको अनेक कठिनाइयां, जैसे राजपूत विद्रोह कर रहे थे, कुबाचा अपनी शक्ति बढ़ा रहा था, ये सारी समस्या आ रही थी। अब ऐसा था ना कि भाई इनको लगा कि चलो कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद हम फिर से अपनी शक्ति हासिल कर सकते हैं या इस इलाके में विस्तार कर सकते हैं, है ना। एक प्रकार से अवसर, एक मौका यहाँ पर बनता है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। जब भी आप देखोगे कि कोई बड़ा शासक, किसी भी वंश का ले लो, किसी भी वंश का कोई बड़ा शासक, अगर बड़ा साम्राज्य है, तो जब बड़ा शासक मरता है तो कई सारे छोटे छोटे लोगों के जीवन में थोड़ी सी उम्मीद की एक किरण जगती कि इस मौके का फायदा उठाकर हम जो है क्या कर सकते हैं, अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, ताकतवर बना सकते हैं। तो हमेशा आप देखेंगे कि जगह जगह पर विद्रोह होने लगते हैं, लोग कोशिश करते हैं कि हम जो है वो अलग हो जाए। और ऐसे में आप देखोगे दो परिस्थितियां बनती है। यदि मरने वाले का उत्तराधिकारी योग्य है तो वो ऐसा नहीं होने देगा, उन सबको डंडे से मार मार के वापस लेके आएगा, ठीक है। और अगर मरने वाले का उत्तराधिकारी योग्य नहीं है तो फिर वो साम्राज्य टूट जाएगा, बिखर जाएगा, पूरा के पूरा टुकड़ों में खंड खंड हो जाएगा। समझे बात को कि नहीं? मुगल वंश में आप देखो, औरंगजेब जब मर गया तो औरंगजेब के मरने के बाद कोई बड़ा मुगल बादशाह नहीं आया, तो मुगल साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, पतन हो गया। अशोक मौर्य वंश में चले जाओ तो अशोक तक आपको बड़ा साम्राज्य दिखाई देता है। अशोक के उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं थे तो साम्राज्य टुकड़ों में बट गया, पतन हो गया। गुप्त वंश को ले लो, जब तक आप देखोगे चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त तक सब कुछ ठीक दिखाई देता है। स्कंद गुप्त के बाद फिर से जो है छोटे छोटे वही सब दूरी, ये सब की कहानी है, कहते हैं ना घर घर की कहानी घर घर की, तो ये कहानी वंश वंश की है। तो इस तरह से कुबाचा ने अपना अधिकार जमाया
जालौर, रणथंभौर, ग्वालियर, दोआब तुर्कों के हाथों से निकल चुका था। दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण का भय था। एक समय यह भी था उस समय कि जब भारत में एक नया प्रकार का खतरा पैदा हुआ, मंगोल आक्रमण। चंगेज खां नाम तो सुना होगा, जो अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था, बहुत बड़ा मंगोल नेता था और जिसने जो है दहशत में ला दिया था सबको अपने आप में। एक तरीके से ख्वारिज्म साम्राज्य या कोई भी उसके रास्ते में जो आता सबको निपटा दिया। तो उस समय भारत में मंगोल 1221 से भारत में मंगोल साम्राज्य का खतरा आ गया, जो 14वीं शताब्दी तक आपको दिखाई देता है। तो उसी समय भारत में मंगोल आक्रमण की भी जो है एक प्रकार की समस्या आ गई, भय, ये डर था। डर इसलिए क्योंकि मंगोल जहां जाते ना उसको पूरी तरीके से वीरान कर देते थे। चंगेज खां को ऐसा माना जाता है कि उसने कितने लोगों को मारा अपने जीवन में वो खुद नहीं जानता, कोई संख्या नहीं है। तो इन समस्याओं को दूर करने की दिशा में इल्तुतमिश ने कई कठोर कदम उठाए। सबसे पहले तो उसने क्या किया, दिल्ली के अमीरों का दमन किया। ठीक है, कई सारे अमीर ऐसे थे, अमीर मतलब कुछ नहीं है, कभी कभी लोग जो है अपने आप को ज्यादा ताकतवर मानने लगते हैं, वो होते नहीं थे। तो दिल्ली में जो कई सारे ऐसे रसूखदार लोग थे जिन्हें अमीर कहा जाता था, एक प्रकार के प्रमुख सरदार थे, छोटे मोटे शक्तिशाली सामंत भी कह सकते हैं। ये इल्तुतमिश को सुल्तान के रूप में मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनको या तो इल्तुतमिश से कुछ मिल नहीं रहा होगा, या जिस व्यक्ति को ये वहां बैठाना चाहते हैं वो वहां पर बैठ नहीं पा रहा होगा। तो उन्होंने इसके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। तो सबसे पहली दिक्कत तो यही, और इन अमीरों का दमन करना जरूरी था। इल्तुतमिश ने इनका दमन किया और इनकी जागीरों को जो है कब्जे में ले लिया। अगला नंबर आता है यल्दौज का। यल्दौज को उन्हें पता है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक का ससुर, मतलब ऐसे देखो टेक्निकल भाषा में तो इसके ससुर का ससुर, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, ससुर के ससुर को क्या कहते हैं, नाना ससुर, है ना, हमारे यहाँ नाना ससुर के नाम से जाने जाएंगे ऐसे। तो यल्दौज जो है इल्तुतमिश का क्या हो गया, नाना ससुर हो गया। तो ये उसका भी दमन करता है। वो इल्तुतमिश का मुख्य प्रतिद्वंद्वी था। हालांकि जब यल्दौज की बेटी से इसने शादी कर ली तब तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब वो मर गया कुतुबुद्दीन ऐबक, तो फिर वो लाहौर आ गया और इल्तुतमिश ने इसके खिलाफ 1215 में तराइन के मैदान में युद्ध करके उसे बंदी बना लिया और बाद में उसकी हत्या कर दी। यल्दौज की पराजय से यह हुआ कि गजनी का संपर्क जो है हमेशा के लिए दिल्ली सल्तनत से समाप्त हो गया। हमारा कोई कनेक्शन नहीं रहा फिर उसके बाद गजनी से। तो ये पहला था यल्दौज। अब आता है कुबाचा का नंबर। कुबाचा, जिससे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी की थी, आप समझ गए एक प्रकार से। ये कौन होगा, ये इसका फूफा ससुर होगा, है ना। तो फूफा ससुर भी आ गए इधर। यल्दौज के दमन के बाद इल्तुतमिश ने कुबाचा की तरफ ध्यान दिया। मंगोलों के आक्रमण, चूंकि मैंने कहा ना उस समय मंगोल आक्रमण हो रहे थे, तो जो ख्वारिज्म साम्राज्य था उसका जो शाह था वो उसका उत्तराधिकारी भागकर पंजाब आ गया। उसे सिंधु, दोआब और मुल्तान के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया। तो उस इलाके में कुबाचा थोड़ा सा कमजोर हो गया। कुबाचा की शक्ति क्षीण हो गई, कम हो गई, और इसी का फायदा उठाया। इस स्थिति का लाभ उठा के इल्तुतमिश ने कुबाचा पर दो तरफ से आक्रमण कर दिया। आतंकित होकर कुबाचा भाग गया, सिंधु नदी में डूब के मर गया, और इस तरह से उसके राज्य को इसने जीत लिया। समझ गए? तो दोनों, चाहे यल्दौज हो चाहे कुबाचा हो, दोनों को अपने रास्ते से हटाने में सफल हो गया इल्तुतमिश। और इस तरह से इल्तुतमिश का जो राज्य है वो वहां चला गया। कुबाचा का भी इलाका पूरा मुल्तान वगैरह सिंधु नदी तक इसका राज्य चला गया, इसकी सीमाएं बढ़ गई। फिर इसका अगला काम जो आप देखोगे, इसने क्या किया, अली बाबा और 40 चोर सुना है आपने, अली बाबा और 40 चोर टाइप का। इसने क्या किया, इसने अपने कुछ खास विश्वास पात्र, विश्वस्त 40 लोगों का एक दल बनाया, एक संगठन, एक ग्रुप जिसको कह सकते हैं, और अपने उन 40 लोगों की सहायता से अपने सल्तनत का प्रशासन किया। ठीक है, उनको जो है सल्तनत का प्रशासन उनको चलाना था। उसके खास 40 लोग थे, वो जिम्मेदार थे। तो 40 अमीरों के दल का इसने गठन किया, जिसमें 40 ठीक है तुर्क थे, अमीर और गुलामों के दल को संगठित किया, जिसे क्या बोलते हैं, तुर्कान ए
चहलगानी, कई लोग इसे चालीसा दल के नाम से भी जानते। 40, कितने लोग थे टोटल? 40। तो पूछा जाता है तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया, या चालीसा दल का गठन करने वाला वो यही था। इसमें योग्य, विश्वसनीय और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। तो एक प्रकार से ये 40 लोगों की जो टीम है, ये इसकी एक सबसे मजबूत कड़ी बन गई। इन्हीं 40 लोगों के दम पर इसने जो है बहुत अच्छे से शासन भी किया, अपने विरोधियों को निपटाया भी सही, और अपने राज्य को सुदृढ़ भी किया। सब कुछ ठीक रहा। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, ये 40 लोगों का दल जो है वो और शक्तिशाली होता रहा, क्योंकि सुल्तान की इनके ऊपर निर्भरता अच्छी खासी थी। तो धीरे धीरे आगे जाके ये तो होना ही है कि अब ये सब चीजें तय करने लगेंगे। ठीक है, जब आप शुरू में चाय जो होती है ना वो गर्म होती है, केटली ठंडी होती है। जब आप चाय को केटली में डालते हैं तो फिर चाय से ज्यादा केटली गर्म हो जाती है। तो वही स्थिति हुई कि चाय से ज्यादा केटली गर्म हो गई यहाँ भी। और ये 40 लोग जो है धीरे धीरे ये सब मजबूत होते चले गए, और फिर ये आंख दिखाने लगे। आगे समझ में कि नहीं है? तो ये 40 वाला क्वेश्चन कभी आपसे पूछा जाए कि किस सुल्तान ने जो है तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था, तो वो इसी ने किया था। इसका अंत बलबन ने किया। अब और इसने क्या किया, इसने खलीफा से प्रमाण पत्र प्राप्त किया। चूंकि उस समय मैंने आपसे कहा ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को कभी सुल्तान नहीं बोला, आराम शाह भी नहीं। तो फिर ये वास्तव में सुल्तान बनना चाहता था, वैधानिक सुल्तान, लीगल वेद सुल्तान। तो खलीफा जो है ना, आपको पता है इस्लाम जगत का प्रमुख धर्मगुरु, वहां से प्रमाण पत्र लेके बगदाद के खलीफा से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया, यहाँ इस इलाके में इस्लाम का प्रतिनिधित्व करने का, शासन करने का। तो इसने क्या किया, इसने 1229 ईस्वी में बगदाद के जो खलीफा है उनसे एक घोषणा पत्र, एक प्रमाण पत्र, इसको आप देखो ना चार्टर, इसी को हम लोग चार्टर कह देते हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी की बात आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां के महारानी ने चार्टर दिया, वैसे ही था, एक प्रकार का चार्टर है कि वो उससे अधिकार लेके आया है भारत पर शासन करने का। तो ये घोषणा पत्र जो है इसके द्वारा इसको सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की गई। मतलब ये इल्तुतमिश जो है अब सही मायनों में इस्लामिक जनता का शासक बन गया। समझे बात को? ये भारत का शासक नहीं है, ये इस्लामिक जनता का शासक हो गया। मतलब अब इस्लाम को मानने वालों का एक कर्तव्य है कि वो इसको अपना शासक स्वीकार कर ले। ऐसा करना जरूरी भी है। ऐसा करना जरूरी इसलिए है क्योंकि इन्हीं के जो साथ के लोग हैं वो इसके लिए लगातार परेशानियां खड़ी करते रहते हैं। अब खलीफा ने बोल दिया है तो मानना पड़ेगा भाई, है ना। तो एक प्रकार से इसको घोषित कर दिया और सही मायनों में इस्लामिक जनता का क्या बन गया, प्रतिनिधि बन गया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, अल्तमस। ठीक, चलो इसके बाद इसकी मृत्यु हुई 1236 में, है ना। आप देखो कि 1211 से 1236 तक लगभग 25 साल तक इसने शासन किया, और 25 सालों में तो इसने जो है क्या कर दिया, अच्छा खासा अपने राज्य को सुदृढ़ भी बना दिया, और अपनी सारी पुरानी चुनौतियों को, यल्दोज, कुबाचा, सबको जो है हटा दिया और थोड़ा सा एक स्थायित्व लेके आया। पर समस्या ये थी कि इसका कोई योग्य उत्तराधिकारी पुत्र नहीं था। थे तो सही, लेकिन इसको योग्य नहीं दिखता था। तो इसने अपनी बेटी को, आपको पता है रजिया जो इसकी बेटी थी, शुरू से काफी होशियार थी, होनहार थी। तो इसने अब पहली बार धारा के विपरीत जाकर ये निर्णय लिया कि मैं अपनी बेटी की शादी, अपनी बेटी को ही जो है सुल्तान बनाऊं। आमतौर पर उस समय लड़कियों को गद्दी देने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि महिलाओं का जीवन बड़ा अलग प्रकार का था। पहली बात तो वो घर से बाहर सबके सामने ही नहीं आती थी, सार्वजनिक जगहों पर महिलाएं नहीं जाती थी, और जाती भी थी तो आपको पता है कि पूरी तरीके से अपने आप को कवर करके, और ये सारी चीजें होती थी। कैसे कोई लड़की को बना सकता, लेकिन वो अपने आप में बोल्ड डिसीजन की जरूरत है ना, बहुत वाइज डिसीजन था। इसने 1236 में अपनी मृत्यु के बाद अपनी बेटी को सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन यहां से लेके अगले 30 सालों का जो समय है, आप देखोगे कि 1236 से लेकर तो 1265 तक, अगले
30 वर्ष, लगभग 30 वर्ष, 29-30, भारत में दिल्ली सल्तनत के लिए एक प्रकार से बहुत अराजकता के काल रहे। इन 29-30 सालों में एक के बाद एक 5 शासक जो है बदल गए। दिल्ली सल्तनत में किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। कोई भी सुल्तान जो है वो टिक नहीं पा रहा। कोई भी, रजिया सुल्तान वो सिर्फ 3 साल तक रही, 3-3.5 साल तक, तो कोई भी एक लंबे समय तक शासन नहीं कर पा रहा था। दिल्ली सल्तनत लगातार कमजोर हो रही थी। कब तक चला ऐसा चला 1265 तक, जब तक कि बलबन नहीं बैठ गया। 1265 में बलबन जब गद्दी पर बैठा तो ये समस्या का हल हुआ। फिर से दिल्ली सल्तनत को ऐसा एक सुल्तान मिला जो कि कड़क था, जो कि योग्य था, और वापस से जो एक होता ना, हम हमेशा से इमेजिन करते हैं सुल्तान कैसा होना चाहिए, तो एक सुल्तान जैसा होना चाहिए वैसा वो था बलबन। तो उसने फिर से क्या किया, उसने फिर से अपने एक प्रकार से साम्राज्य को सुदृढ़ किया, और ताज की जो प्रतिष्ठा जो खो चुकी थी, लोग जो है ना सुल्तान को सीरियस लेना बंद कर दिए थे, वो वापस लेना शुरू कर दिए। तो ये 1236 से 1265 का काल आप देखोगे, ये इतिहास संघर्ष और अधिकारियों की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का है। क्योंकि ये 40 लोगों का दल जो मैंने आपको बताया, ये बहुत ज्यादा मनमानी करने लगा था। ये पावरफुल हो गया था, अपने हिसाब से चीजें डिसाइड कर रहा है, अपने हिसाब से चीजें कर रहा है। तो ये काफी बड़ा जो है एक प्रकार से अराजकता का काल था। और इल्तुतमिश के वंश के 5 शासक सिंहासन पर बैठाए गए और उनको हटा के एक एक करके मार दिया गया। इसको क्या कहोगे आप, अराजकता, अव्यवस्था, है ना, ये और किसी नाम से नहीं जाना जा सकता। तो अब बात करेंगे इसके उत्तराधिकारी की। तो मैंने अभी आपको बताया कि अपनी मृत्यु के पहले ही इल्तुतमिश ने अपनी योग्य पुत्री रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। भाई उसने शुरू से बेटी की तरह उसको पाला ही नहीं। रजिया को वैसे नहीं पाला पोसा गया या बड़ा किया गया जैसे लड़कियों को किया जाता था, उसको लड़कों की तरह पाला पोसा। इल्तुतमिश ने उसको जैसे घुड़सवारी या तीरंदाजी या लड़ाई करना, अस्त्र शस्त्र चलाना, ये सब कुछ उसको शुरू से सिखाया। तो एक प्रकार से रजिया अपने भाइयों से ज्यादा योग्य थी। और जब उसको लगा कि मेरी बेटी जो है वो ना हमारी छोरी छोरों से कम है, के उसके दिमाग में यही थॉट आया होगा कि हमारी छोरी छोरों से कम तो है नहीं, तो क्यों नहीं मैं अपनी छोरी को ही बना दूं अपना उत्तराधिकारी। उसने वही किया, अपनी लड़की को अपना उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन आपको पता है कि यह समाज इतनी आसानी से तो उसको स्वीकार करेगा नहीं, क्योंकि यह तो बिल्कुल उल्टा हो गया। जैसे आप सोचो कि कोई पिता, हमारे यहाँ पहली बात तो संपत्ति में आधा अधिकार लड़कियों का होता है, पर कोई पिता मान लीजिए अपनी पूरी संपत्ति अपने लड़कों को देने की जगह लड़की को देके चले जाए। वैसे हमारे यहाँ लोग ऐसे बहुत कम करते हैं, पर ऐसा कभी करें तो आपको क्या लगता है कि वो लड़के इतनी आसानी से स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है, पिताजी ने जो है हमको देने की बजाय सारी प्रॉपर्टी दीदी के नाम पे कर दी या बहन के नाम पे कर दी, भले कितने नालायक ढोर हो बच्चे, लेकिन फिर भी उनको ये मंजूर नहीं कि उनकी पिता की सारी संपत्ति उनकी बहन को मिले। लोग तो आधा देने में भी दिक्कत है उनको, तो पूरा कहां से देंगे। तो रजिया को उसने अधिकारी, अपना उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन अगले ही दिन जब वो मरा, अमीरों ने उसके एक बहुत ही ज्यादा अयोग्य और विलासी पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया। क्योंकि पहली बात तो रजिया लड़की है, और दूसरी बात यह कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है वो कुछ नहीं कर सकता था। ऐसा व्यक्ति जो दिन भर जो है शराब के नशे में डूबा रहे, ऐसा व्यक्ति जिसको जो है राजकाज से ज्यादा लेना देना नहीं है, ऐसा शासक हमेशा मंत्रियों के लिए, सरदारों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो उसके नाम पर अपनी सारी मनमानी कर सकते हैं। तो इसको गद्दी पर बैठा दिया। अब रजिया सुल्तान जो है वो क्या है, वो इस बात को नहीं मानी। रजिया सुल्तान ने दिल्ली की जनता के सामने हाथ फैलाया कि आप ही बताओ, ये तो अन्याय है, मेरे पिताजी ने गद्दी मुझे दी, तो बताइए गद्दी का असली वारिस कौन होना चाहिए। तो दिल्ली की जनता को भी बताइए ये बात तो सही है कि तुम्हारे पिता ने जब तुम्हें बनाया था तो तुम अगले सुल्तान होनी चाहिए। तो दिल्ली की जनता ने इस मामले में रजिया सुल्तान का साथ दिया। और ऐसा कहा जाता है कि उत्तराधिकारी के मामले में पहली बार जो है वो दिल्ली की जनता ने निर्णय लिया। भारत में बहुत कम आपको महिला शासिका मिलेगी,
है ना। रजिया से पहले आप प्रभावती गुप्त का नाम जानते हैं, जो गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी और जिसकी शादी वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुई थी। अपने पति के मरने पर प्रभावती गुप्त के हाथ में जो है वो शासन आ गया था। तो प्रभावती गुप्त एक प्रकार से आप देखो कि वो भी महिला ही थी, वो शासिका थी। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ऐसे ही रजिया सुल्तान जो है वो अब यहाँ पर गद्दी पर बैठ गई, क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज शाह और उसकी माँ जो है वो किसी काम के नहीं थे, कोई उनको पसंद नहीं करता था। उन्होंने जल्दी ही इल्तुतमिश के परिवार के अन्य लोगों को जो है मरवाना, उनका दमन करवाना शुरू करवा दिया और विद्रोह फैल गया। अराजकता और विद्रोह का फायदा उसने उठाया रजिया ने, और दिल्ली की जनता के साथ मिलकर माँ बेटे को हटा दिया। जनता ने रजिया का समर्थन किया और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बंदी बना लिया गया। रजिया दिल्ली की गद्दी पर सत्तासीन हुई। ये पहली बार ऐसा था कि उत्तराधिकार के मामले में जनता ने निर्णय लिया। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करेंगे रजिया सुल्तान की। रजिया सुल्तान के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आज पहली बार आपने ये नाम सुना हो। भारत में तो जो लोग इतिहास नहीं पढ़ते हैं, जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, जनरल नॉलेज भी नहीं है इनफैक्ट, उनको भी रजिया सुल्तान के बारे में तो पता ही है ना। रजिया के नाम से मूवी भी बनी हुई है। हेमा मालिनी जी उसमें एक्ट्रेस थी, मुख्य भूमिका में थी। धर्मेंद्र भी थे जो याकूत खान के रूप में आपको मिलेंगे उस मूवी में। तो रजिया को सब लोग जानते हैं ना। एक मूवी में गाना भी था, ए दिले नादान, बहुत फेमस हुआ। आज भी कई सारे लोग जो है जो पुराने गाने सुनना पसंद करते हैं, ओल्ड इज गोल्ड सुनना पसंद करते हैं, वो ये सॉन्ग बहुत सुनते हैं। ये इसी मूवी का सॉन्ग था। तो ये जो रजिया है ये गद्दी पर बैठी 1236 में। दिल्ली की जनता ने भी इसका समर्थन किया और इसने सबसे पहले तो उन सबको जो है रास्ते से हटाया जो इसके खिलाफ थे। अब इसको बैठाने में कुछ प्रभावशाली अमीरों का भी योगदान था। दरअसल उनको ऐसा लग रहा था कि रजिया सुल्तान का गद्दी पर बैठना उनके लिए अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि रजिया एक लड़की है और उस जमाने में लड़कियों का जीवन एक प्रकार से पूरी तरह से वो पुरुषों के अधीन थी। अगर रजिया गद्दी पर बैठती है तो सारी शक्ति जो है वो हमारे हाथ में होगी, वो तो कठपुतली होगी, है ना। तो वो क्या बन जाएगी? कठपुतली शासिका। आ रहा है समझ में? तो ये कठपुतली शासिका बन जाएगी और इसके नाम पे जो है सारी मनमानी हमारी चलेगी। और इसीलिए उन्होंने रजिया का समर्थन भी किया, लेकिन वो वैसी थी नहीं। ऐसा कहा जाता है कि वो उनकी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत थी। ये कठपुतली बनने वाली तो नहीं थी, क्योंकि ये शुरू से ही मैंने कहा ना योग्य थी। पिता ने इसको लड़की की तरफ पाला ही नहीं था, तो ये वैसे ही आती थी दरबार में जैसे कोई लड़का आता। नकाब वगैरह नहीं पहनती थी, ठीक है, वैसे ही कपड़े पहन के आती थी शासक की तरफ। तो ये कुछ चीजें थी जो शायद बाद में जो है उन लोगों को लगने लगा कि हमने गलती कर दी रजिया के ऊपर जो है इतना भरोसा करके, ये तो हमारे हिसाब से चल ही नहीं रही है। ऐसे ही कुछ मामला भारत में इंदिरा गांधी का भी दिखाई देता है। इंदिरा गांधी का समर्थन किया गया था पीएम पद के लिए, ये सोच के कि यार लड़की है, हमारे हाथ में रहेगी पावर, ठीक है, ये तो काठ की गुड़िया है। पर इंदिरा गांधी भी इस मामले में अलग निकली। इंदिरा गांधी जो है वो एक ऐसी पीएम थी या ऐसी महिला थी जो कि दूसरों के हिसाब से चलना पसंद नहीं करती। इनफैक्ट वो तो और ज्यादा आगे थी बल्कि, है ना। आपने देखा होगा उसको आयरन लेडी भी कहते हैं। तो ऐसा ही मामला यहां भी आपको मिलेगा। रजिया ने पर्दा त्याग कर पुरुषों की भांति कोट टोपी ये सब पहना, जनता के सामने वो आने लगी। तो वैसे ही जैसा मैं आपको बता रहा था कि उम्मीदों के विपरीत वो महिलाओं की तरह तो थी नहीं। उसने इक्ताओं में फेरबदल करके अपने हिसाब से उनकी नियुक्तियां की। एक अबीसीनियाई गुलाम या दास जलालुद्दीन याकूत खान, उसको उसने अमीर ए आखुर जो होता ना अस्तबल या अश्वशाला जो होता था उसका निरीक्षक बनाया, है ना, उसका प्रमुख बनाया। और ऐसा भी आपको पता है, इनकी प्रेम कहानी भी सबको पता है कि भाई याकूत के साथ जो है थोड़ा सा प्रेम का भी रिश्ता था रजिया का, या प्रेम का ना भी हुआ हो तो वो उसका कब सबसे विश्वास पात्र भरोसेमंद व्यक्ति भी था। तो इसने जो है याकूत को क्या किया, उसने उसको अमीर ए आखुर मतलब अस्तबल या अश्वशाला का प्रमुख बना, निरीक्षक बना दिया। अब जब उसने अपने मन से नियुक्तियां करनी शुरू की, क्योंकि पहले क्या लग रहा था कि रजिया जो है हमारे हिसाब से चलेगी,
पर जब इसने अपनी टीम से अपनी जो है सहायता नहीं ली, उनकी अपने मन से चीजें की, तो उनको बुरा लगा और इससे वो खफा हो गए, नाराज हो गए और अब जो है वो उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्तुनिया जो उस समय तबरहिन मतलब भटिंडा का इक्तादार था, उसने विद्रोह कर दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि वो रजिया से प्रेम करता था, उससे शादी करना चाहता था, पर रजिया ने उसको कभी जो है शादी के लिए हाँ नहीं की। इससे भी वो नाराज था। एक तरफ गद्दी भी चाहिए, दूसरी तरफ उसको रजिया भी चाहिए और इस सब के बीच में जो है उसने विद्रोह कर दिया। इसमें अमीर वर्ग ने उसका साथ दिया। हालांकि बाद में रजिया ने उसको अपने साथ मिलाने के, ऐसा कहते हैं कि जब विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह को दबाने के लिए जब गए जाते समय याकूत खान को मार दिया गया, फिर रजिया को भी बंदी बना लिया गया। अब रजिया ने परिस्थिति को भापा, उसको लगा कि अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो अल्तुनिया के साथ शादी कर ली कि चलिए इससे कुछ हो जाएगा ठीक, पर फिर भी नहीं हुआ। आखिरकार रजिया सुल्तान को मार दिया गया। ठीक है, इसकी भी हत्या कर दी गई क्योंकि इसको वैसे ही शुरू से पसंद नहीं कर रहे थे। तो जब वो अमीरों के विद्रोह का दमन करने राजधानी से बाहर निकली, तभी जो है याकूत को तुर्कों ने मार दिया और मुइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। रजिया ने अल्तुनिया के साथ शादी कर ली। वो वापस अपनी गद्दी हासिल करने के लिए आ ही रही थी कि तभी रास्ते में षड्यंत्रकारियों ने, या पता नहीं है वो कोई भी हो सकता है, रजिया की भी हत्या कर दी गई। तो इस तरह से इसका भी अंत हो गया 1240 में और बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया। तो लगभग आप देखो 3 साल 6 महीने, 3.5 साल है ना। ऐसे तो 1236 से 1240 होता है, तो 3.5 साल तक इसने शासन किया। और जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह इसका भाई था, इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर बैठा था, उसके समय में जो आप देखोगे ना, ये अराजकता फैल गई थी, थोड़ा सा माहौल खराब हुआ था, उसको ठीक करने की इसने पूरी कोशिश की, उस स्थिति को संभाला। इसने महिला होकर भी महिलाओं की तरह जो है किसी दुर्बलता का परिचय नहीं दिया, है ना। मतलब जिस प्रकार से उसमें महिलाओं का जीवन था वैसा इसने नहीं जिया। योग्य थी, शिक्षित, दयालु, कर्तव्य परायण, साहसी, कुशल सैनिक और योग्य सेनापति थी। कौशल युक्त, कूटनीति से भी युक्त थी। मतलब एक अच्छे शासक के हम कह सकते हैं कि सारे गुण रजिया सुल्तान में थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर वो महिला ना होती तो शायद वो इस वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक होती। कई लोग ये भी कहते हैं कि उसका सबसे बड़ा जो दुर्गुण था, कमी थी, वो यही थी कि वो महिला थी बस। और महिलाओं के अधीन काम करना उस जमाने में लोगों को मंजूर नहीं था। पुरुष इस मामले में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई महिला उनको जो है निर्देश दे। समझ में आ गया आपको? तो इस तरह से रजिया सुल्तान का भी अंत हो गया। और उसके बाद तो मैंने आपको बताया ही सही कि अराजकता फैल गई। बहुत कम समय में एक के बाद एक दिल्ली में जो है सुल्तान को जो है बदला गया। एक को हटाया, फिर मार दिया, फिर दूसरे को बिठाया, उसको मार दिया, फिर तीसरे को बिठाया। तो इसकी मृत्यु के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह शासक बना, लेकिन 1242 में उसकी भी हत्या करवा दी गई 2 साल में। फिर उसकी हत्या के बाद अमीरों ने अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान बनाया। ये वो समय था जब एक व्यक्ति काफी मजबूत हो गया और उसका नाम था बलबन। गयासुद्दीन बलबन का नाम आपने सुना होगा। बलबन नाम का एक अमीर जो है वो अत्यधिक शक्तिशाली हो गया। ये इल्तुतमिश के काल से ही था। पहले तो आपको पता है कि जो 40 लोगों की टीम बनाई थी ना इल्तुतमिश ने, तुर्कान चहलगानी 40 दल, तो ये उस 40 दल का भी सदस्य रहा था। पहले 40 दल का सदस्य था और धीरे धीरे ये मजबूत होता गया, शक्तिशाली होता गया। इसने अन्य अमीरों की सहायता से 4 साल के बाद मसूद शाह को बंदी बना के इल्तुतमिश का जो पोता था नासिरुद्दीन महमूद, उसको सुल्तान बना दिया और उसकी बेटी के साथ अपनी शादी, उसकी मतलब बेटी के साथ उसकी शादी भी कर दी। मतलब इसको दामाद बना लिया। क्या मतलब? बलबन जो है, बलबन वो सुल्तान का ससुर हो गया है। अब आपको तो पता ही है कि सुल्तान का कोई ससुर जो है वो तो सीधी सी बात है कि वो तो ताकतवर होगा, सारी शक्ति एक प्रकार से उसके हाथ में होगी। तो इसने नासिरुद्दीन महमूद को अपना दामाद बना के अपनी बेटी की शादी उसके साथ की। ठीक है। ये जो नासिरुद्दीन महमूद था ये थोड़ा सा धर्मपरायण और अच्छा माना गया, लेकिन फिर भी नाम मात्र का शासक था। सारी शक्ति जो है बलबन के हाथ में थी, जो नायब मुमालिकात के पद पर था और खुद तुर्की अधिकारियों
के साथ मिलके जो है सारी चीजें तय करता था। तो यही से आप देखोगे बलबन का उत्थान शुरू हुआ। हालांकि बलबन जो है अभी शासक नहीं है, नाम मात्र का शासक उसका दामाद है नासिरुद्दीन महमूद। ये तुर्काने चहलगानी का सदस्य था, जो मैंने अभी आपको कहा कि चालीसा दल का सदस्य हुआ करता था। और इसका राजनीतिक कद बढ़ा नासिरुद्दीन महमूद के काल में, है ना, क्योंकि दो बातें मैंने आपको बताई। पहली, बलबन की ही सहायता से महमूद सुल्तान बना, और दूसरा, इसकी बेटी की शादी उसने कर दी महमूद के साथ, तो दामाद भी था। नायब के पद के साथ साथ सुल्तान ने बलबन को उलूग खां की उपाधि भी दी है। जो आप सुनते हो ना, बलबन की एक उपाधि है उलूग खां के नाम से। कौन सा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जाना जाता है? वो उपाधि बलबन को इसी ने दी थी, महमूद ने। और इसने अपनी बेटी की शादी इससे करवाई थी, जो मैंने आपको बताया। अब 1265 में ये मर गया, नासिरुद्दीन महमूद भी मर गया, और तब जाके बलबन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। शायद यही उसकी स्ट्रैटेजी थी कि पहले इसको सुल्तान बनाते, बाद में जब ये मर जाएगा तो चूंकि मैं इसका ससुर हूं तो मैं गद्दी हासिल कर सकता हूं। कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि बलबन ने ही नासिरुद्दीन महमूद की हत्या करवाई, मतलब अपने ही दामाद को मार दिया, अपनी बेटी को विधवा बना दिया गद्दी के लिए। हालांकि इसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि उस जमाने में ऐसा होना आम बात थी। गद्दी के लिए किसी को भी मार दिया करते थे, अपने बेटे को, पिता को, दामाद को, कोई सगा नहीं था। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया वाली बात। तो इतिहासकारों का तो यह भी मत है कि खुद बलबन ने ही नासिरुद्दीन महमूद की हत्या कर दी, जहर देके उसको जो है मार दिया और सुल्तान बन गया। 1266 से लेके 1286 तक लगभग 20 साल का काल जो है फिर दिल्ली सल्तनत में थोड़ा सा ठहराव का काल है। जितना भी आप देखोगे ना, जितना भी दिल्ली सल्तनत में थोड़ा सा उठापटक हुई थी, बीच में अराजकता हुई थी, अव्यवस्था हुई थी, उस सबको इसने जो है ठीक किया। अपने आप में बलबन की उपलब्धि है कि उसने उस स्थिति से दिल्ली सल्तनत को बाहर निकाला कि जो उस समय लग रहा था कि कोई नहीं कर सकता। भाई सेशन को लाइक भी कर दो, बहुत सारे बच्चे हैं जो पता नहीं बार बार याद दिलाने के बाद भी भूल जाते हैं। भूलना नहीं है, अगर हम एक छोटी सी चीज याद नहीं रख सकते तो फिर हम इतना बड़ा सिलेबस कैसे याद रखेंगे? तो थोड़ा सा सेशन को सब लोग लाइक शेयर भी कर दिया करें, है ना। इतने बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते हैं, इतना बेहतरीन कंटेंट, इतने नए नए सेशंस, नए नए सब्जेक्ट, सब कुछ आपको इतना करते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा आप सपोर्ट भी किया करो। चलो, तो बलबन की बात करें। प्रारंभिक जीवन जो मैंने आपको बताया, इल्बरी तुर्क था, मंगोलों ने पकड़कर गुलाम के रूप में बेच दिया था, तो ये भी गुलाम ही था। तो ये गुलाम वंश ही चल रहा है हमारा, है ना, यहाँ पे सब गुलाम ही एक प्रकार से। तो इसको गुलाम के रूप में बेच दिया था, लेकिन अपने योग्यता और दूरदर्शिता के कारण ये आगे बढ़ता चला गया। ठीक है, इल्तुतमिश के काल में पहली बार इसको एक बड़ा पद मिला जब ये चालीसा दल का सदस्य बना, मतलब 40 में से एक ये भी था। और ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण था, आपको पता है 40 दल जो थे, वो 40 लोगों का जो दल था ना इल्तुतमिश के काल में, वो बहुत ताकतवर था। उसका सदस्य बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। वहीं से बलबन का करियर शुरू होता है। ठीक है, अब हम बात करें इसकी समस्याएं और उनका समाधान। बलबन के काल में कई समस्याएं थी और उन समस्याओं का उसने एक एक करके समाधान किया। तो मैं आपको बता देता हूं मुख्य रूप से क्या क्या समस्याएं थी। पहली, ताज की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि। जब ये सुल्तान बना ना, उस समय मैंने आपको क्या कहा कि 30 सालों के अंदर 5 सुल्तान दिल्ली सल्तनत ने देख लिए, रजिया से लेकर नासिरुद्दीन महमूद तक। तो ऐसा लग रहा था कि सुल्तान कोई बन ही नहीं पा रहा, मतलब कोई योग्य ही नहीं है। सुल्तान के पद की जो गरिमा थी वो खत्म हो रही थी। सुल्तान के पद की, ताज के पद की जो प्रतिष्ठा है वो नष्ट हो गई। लोगों ने मतलब ये मान लिया कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान में जो है ना दम नहीं, वरना वो इतने कम कम समय में उनको मार नहीं सकता कोई। एक होता ना कि हम ये मानते हैं कि जैसे आमतौर पर जो सेलिब्रिटी होते हैं, है ना, वो हमारी तरह चीजें करते तो हमको कितना आश्चर्य लगता है कि ये तो हमारी जैसे है। तो सुल्तान एक अलग लेवल की चीज है। और अगर सुल्तान को भी हमारी तरह मार दे कोई भी किसी दिन, जैसे हमको कोई भी उठा के मार दे कभी भी, अगर सुल्तान का जीवन सुरक्षित नहीं है
अगर सुल्तान जो है वो अपने आप को नहीं बचा पा रहा तो हमें क्या बचाएगा। तो एक प्रकार से सबसे बड़ी समस्या ये हुई थी कि इन 30 सालों में ताज की शक्ति और प्रतिष्ठा में जबरदस्त कमी आ गई थी। बलबन के सामने पहली चुनौती तो यही थी कि इसको कैसे ठीक करे। उसने इसको ठीक किया, ये उपलब्धि है उसकी कि उसने उस सबको जो है वापस से रिपेयर कर दिया। इसने ताज की शक्ति और प्रतिष्ठा को वापस लाया, इसने उसको बढ़ा दिया वापस। जो एक इमेज होती है ना सुल्तान की, वो इसने बनाई। इसने आम लोगों के साथ, अमीरों के साथ उठना बैठना बंद कर दिया, अपने आप को अलग कर लिया थोड़ा सा सबसे। डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। जब आप ज्यादा घुल मिल जाते हो ना किसी से, तो धीरे धीरे आपकी वो वैल्यू नहीं रहती जो हुआ करती होगी, है ना। जैसे अगर आप मान लीजिए कि आज हमारे सामने भारत का कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी, एक्टर, क्रिकेटर आ जाए तो कैसे लोग खुशी के मारे पागल हो जाते हैं, कैसे उनको विश्वास नहीं होता और वो उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती, के बार समझ में नहीं आता क्या बोले। और अगर वही व्यक्ति डेली उनके साथ में रहने लगे आम व्यक्ति की तरह, तो फिर वो वैसा नहीं रह पाता। तो सबसे पहली चीज तो जो बलबन ने की, उसने जो है ताज की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। और वो कैसे बढ़ाया, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अधिराजत्व का सिद्धांत लेकर आया, है ना, कि सीधा जो है देवताओं का या ईश्वर का प्रतिनिधि है और वो शासन कर रहा है, तो उसको तुम्हें भगवान की तरह मानना चाहिए, उसके आदेशों का पालन करना चाहिए, वो भी उसने किया। सिजदा पैबोस जैसी चीजें कि भाई तुम और हम में तुम्हें अंतर है, ईरानी परंपराओं को अपने दरबार में शुरू करवाया। सिजदा पैबोस मतलब अगर आप आते हो सुल्तान के सामने तो आपको झुक के उसको जो है दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा पूरा, और आपको जो उसके कदमों को चूमना चाहिए। इसी को सजदा और पैबोस के नाम से जानते हैं। ये करवाना शुरू कर दिया। ऐसी कुछ चीजें इसने की कि जिससे जो है ताज की प्रतिष्ठा वापस स्थापित हुई। फिर से लगने लगा कि नहीं, सुल्तान हमारी तरह नहीं, आम आदमी नहीं, छोटी मोटी ताकत नहीं है। तो पहला काम जो मैंने आपको बताया, ठीक है, पहला काम क्या, ताज की शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ाई। दूसरा, चालीसा दल, जो मैंने आपको इल्तुतमिश के काल में जो ये दल बनाया गया था, अब ये मनमानी करने लगा था, हर चीजें तय करने लगता, इसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। इसने उस चालीसा दल की समाप्ति कर दी, वो सबको खत्म कर दिया, अब उनका दमन कर दिया एक तरीके से सबका, ठीक है। अपने विरोधियों को चुन चुन के मारा, विद्रोह का दमन किया, मेवातियों का विद्रोह हो या तुगरिल खां का बंगाल में जो कई सारे जो विद्रोह इसके काल में हुए, उन सबको इसने खत्म करवाया। इसके लिए इसने लौह और रक्त की नीति को भी अपनाया। सख्ती के साथ विरोधियों से तलवार के दम पर निपटा गया, किसी विद्रोही को बख्शा नहीं गया, यहाँ तक कि उनके परिवार के लोगों को, उनकी महिलाओं तक को बंदी बना लिया गया, उनसे काम करवाया गया, उनके बच्चों तक से काम करवाया गया, उनको गुलाम बनवा लिया गया। तो लौह और रक्त की नीति के द्वारा इसने विद्रोहियों का भी दमन किया। उलेमाओं को रणनीति से अलग कर दिया। थोड़ा सा उलेमा जो है वो धार्मिक रूप से, पता है आपको कि उन्हीं के सलाह से सारे काम होते थे, तो उनका अपना एक प्रभाव हुआ करता था दरबार में, उनको थोड़ा सा अलग किया, है ना, उनकी शक्ति में कमी की, उनको थोड़ा सा प्रभाव में कमी लाया। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हो बलबन की समस्याएं, और उनका उसने समाधान किया। कैसे किया ये भी बता दिया। ताज की शक्ति और प्रतिष्ठा कैसे बढ़ाई, अधिराजत्व का सिद्धांत लाया, सजदा पैबोस करवाया, अपने आप को अलग करवा दिया, उनके साथ सब अमीरों के साथ उठना बैठना बंद कर दिया, उनकी शक्ति कम कर दी। चालीसा दल मनमानी कर रहा था, तो इससे कैसे निपटा, इसको खत्म कर दिया। सारे जो है इनके अमीरों को या तो मार दिया या उनका दमन कर दिया गया, कैद कर लिया गया, विद्रोहियों का दमन किया गया लौह रक्त की नीति के द्वारा। उलेमाओं को अलग कर दिया गया, तो उनको भी बोल दिया कि ज्यादा बीच में जो है दखल देने की जरूरत आपको राजकाज में नहीं है, ये राजनीतिक काम है। तो ये कई सारे काम किए। राजत्व का सिद्धांत आप इसी के संदर्भ में पढ़ते हो। इससे तात्पर्य उन सिद्धांतों, नीतियों और कार्यों से जिन्हें सुल्तान अपनी प्रभुसत्ता, अधिकार और शक्ति को स्पष्ट करने के लिए अपनाता था, है ना। बलबन का अधिराजत्व का सिद्धांत पूछा जाता है, ये एकमात्र दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है जिसने राजत्व के विषय में विचार स्पष्ट रूप से रखे। ये अपने आप को थोड़ा सा अलग लेवल पर स्थापित करना चाहता था, है ना, कि मैं बाकी सुल्तानों की तरह मत लीजिएगा, मुझे हल्के में मत, हम लोग मुझे हल्के में मत लेना, थोड़ा सा मैं अलग हूं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी इलाके में नए एसपी साहब आते हैं, पुराने एसपी साहब की इमेज बड़ी खराब थी, मतलब कोई उनको सीरियस नहीं ले रहा है, कांस्टेबल भी नहीं डरता उनसे, ठीक है। तो नया वाला थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, कड़क है, तो वो आते से ही क्या कहेगा, जो हो गया सो हो गया, पर मुझे आप उनकी तरह मत लीजिएगा, मेरे काम करने का तरीका अलग है, और मेरे सामने अगर कहीं चू चपड़ की या नौटंकी करने की कोशिश की तो अभी घर में बैठा दूंगा, ठीक है, नौकरी नहीं कर पाओगे।
ये सब मेरे समय नहीं चलने वाला। तो ये वैसे ही, आपको याद है गंगा जल में आपने देखा होगा, गंगा जल मूवी में से अजय देवगन साहब नए नए किसी जिले के डिस्ट्रिक्ट के एसपी बनते हैं और वहां जाके वो देख रहे हैं कि भाई वहां तो अंधेर नगरी मची हुई है, पुराने वाले एसपी जो है वो बहुत ही उदारवादी होंगे, तो उन्होंने क्लियर कर दिया मेरे साथ ये सब नहीं चलने वाला, आई विल नॉट टॉलरेट दिस। तो ये वैसे ही है। अब थोड़ा सा नया एसपी आ गया दिल्ली सल्तनत में, जिसका कहना है कि भाई हमें जो है इतना हल्के में मत लीजिएगा, हम सुल्तान थोड़े से दूजे टाइप के हैं। तो ये अधिराजत्व का सिद्धांत लेके आया, ठीक है, देवी सिद्धांत का, कि भाई बलबन ने राजा के देवी अधिकार का समर्थन किया, मतलब कि मुझे या जो भी सुल्तान होता है उसको अधिकार जो दिया गया है ना, उसको अधिकार दिया गया है ऊपर वाले के द्वारा, अल्लाह के द्वारा, ईश्वर के द्वारा। तो जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर की छाया, ऐसी उपाधि, जिल्ले इलाही का मतलब ईश्वर की छाया है। हर काल में आपको ऐसे राजा मिलेंगे, जैसे अशोक देवानामप्रिय की बात करता है, कनिष्क जो है वो अपने आप को देवता का पुत्र मान लेता है, कुषाणों ने ऐसा अपने आप को देवताओं का पुत्र कहा। समय समय पर लोग जो है ऐसी उपाधियां धारण करते हैं जो उनको ऊपर वाले से जोड़ दे और इससे लोग जो है उनको मानना शुरू कर दे, क्योंकि भगवान का हमारे यहाँ पर एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। बलबन ने यह भी सिद्ध करने का प्रयास किया कि सुल्तान की शक्ति का आधार जनता और अमीर नहीं है। जैसे आप लोगों को लगता है ना कि किसी को भी हमने सुल्तान बना दिया, कभी भी हटा दिया, ऐसा नहीं है, तुम्हारे इस पे नहीं चलता, ऊपर वाला तय करेगा कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो ये भी आप देख सकते हो कि ये भी इसके देवी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। फिर अपने आप को शाही वंशज बताता है। फिरदौसी का जो शाहनामा है, ठीक है, एक कृति आपने सुनी होगी, उसमें एक अफरासियाब वंशज था, उसका जो है अपने आप को अफरासियाब का वंशज बताता है, उस शासक का, उस महान शासक का, ये दिखाने के लिए कि मैं कुलीन हूं। कई लोग गुलामों को सीरियस नहीं लेते, एक गुलाम है और जो है ये हमारे सर पे बैठ के आके, तो उसने कहा कि नहीं, मैं शाही खानदान से ही हूं, मैं तो शुरुआत से ही, मेरा तो परिवार ही शाही खानदान का रहा है। तो अपने आप को कुलीन बताया और उसको साबित करने के लिए यहां तक कहा कि मैं इस लेवल का कुलीन हूं कि अगर मैं किसी गरीब आदमी को देखता हूं ना, या मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखता हूं जो निम्न कुल का है, नीचे कुल का है, तो मेरा हाथ अपनी तलवार पर चला जाता अपने आप और मेरा मन करता है कि उसका सर धड़ से अलग कर दूं। क्या गुनाह है उसका, क्या अपराध है? बस यही कि वो नीचे कुल का है, निम्न कुल का है, ठीक है। बिल्कुल पसंद नहीं करता, बिल्कुल भी पसंद नहीं करता मैं नीचे कुल के लोगों में, इतना उच्च कुल का हूं। ये सब बताने के लिए, जताने के लिए कि मैं कितने बड़े कुल का हूं, वरना कोई जो है उसकी बात को मानेगा नहीं। तो इस तरह से उसने शाही वंशज होने का भी दावा किया और ईरानी आदर्श और परंपरा, जो मैंने आपको बताया सजदा और पेबस, दरबारी वैभव को, स्थापना को जो है उसने महत्वपूर्ण माना और अपने दरबार में ईरानी परंपराओं को, जैसे सजदा और पेबोस, मतलब वही कि अगर सुल्तान के सामने आ रहे हो ना तो आपको जो है झुक जाना है, पूरा प्रणाम करना है, उसको चूमना है, उसके पैरों को। तो इस तरह से सिजदा और पैबोस की परंपरा, नौरोज त्योहार वगैरह सब इसी ने शुरू करवा। ईरानी त्योहार नौरोज को भी इसने शुरू किया, ठीक है। आखिरकार इसकी जब मृत्यु हो गई तो इसकी मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया, समझ गए। इसने सैनिकों के वेतन भी बढ़ा दिए, सैनिकों की शक्ति बढ़ा दी, उनके वेतन बढ़ा दिए, जो सैनिक सेवा के लायक नहीं थे उनको पेंशन देके सेवा मुक्त कर दिया। एक नया दीवान ए आरिज नाम का सैन्य विभाग का गठन। आपको ये पूछा जाता है किस सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत के दीवाने आरिज का गठन किया, है ना, सैन्य विभाग का, तो वो इसी ने किया था और इमाद उल मुल्क को ये पद सौंपा था। किसके काल में? दीवाने आरिज, बलबन के काल में, ठीक है।